मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरताज। आज मैं आपके सामने लाया हूँ विनीत कुमार जी की लिखित एक पुस्तक मीडिया का लोकतंत्र। इस पुस्तक के बारे में जो लेखक ने लिखा है उसको पढ़ने की इच्छा मेरी इसलिए हुई क्योंकि इसका शीर्षक ही कुछ अलग है। मेरा मानना है कि हर एक जगह आप यही सुनते आए होंगे आज तक कि नेपाल का लोकतंत्र अच्छा है, अमेरिका का लोकतंत्र अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है, तो किसी देश का लोकतंत्र। परंतु लेखक ने किस उलझन को देखा कि उसने इस शीर्षक को अपने पुस्तक के मुख्य आवरण पर लिखा कि लोकतंत्र, लेकिन किसका? मीडिया का। तो यह पुस्तक मैंने इस वजह से इसको पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात यह कि इसके पृष्ठ संख्या 29 से हम शुरू करते हैं, जिसमें लेखक ने लिखा है कि जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि यह किताब छुपा पाठक के हाथ न लगकर आप ऐसे पाठकों के पास पहुंचेगी जो देर सवेर अपनी सहमति असहमति से ज़रूर अवगत कराएंगे। इंतज़ार रहेगा। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो हमने इसको चाहा कि खुद अपने लिए और धन्यवाद के रूप में विनीत कुमार जी के लिए इसको मैं ऑन रिकॉर्ड करूँ, ताकि जब भी मुझे फुर्सत हो तो मैं इसको सुन सकूँ कि आखिर इस किताब में मैंने 6 महीने या वर्षों पहले क्या पढ़ा था। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो को लोग देखें ही, परंतु खुद मैंने सोचा कि अगर मुझे लगे कि मैंने उस समय क्या पढ़ा, तो उस समय मुझे पूरी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खुद याद आ जाएगा। इसी प्रकार हमने सोचा कि अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है कि वक़्त लगेगा, लेकिन पढ़नी चाहिए। लेकिन हमने कुछ शब्दों को ही यहाँ से लिया है, जैसे कि पृष्ठ संख्या 69 पे ब्रांडिंग का बॉस। हमने इसके लेख को पढ़ने के बाद खुद का अपना एक छोटा-सा बिंदु बनाया है, ताकि उस जगह जब आप पहुँचे तो आपको लगे कि हाँ, हमने जो बताया था ब्रांडिंग का बॉस, वह इसमें है, झलकता है। लेखक लिखते हैं, पीयूष पांडे ही वो शख्सियत है जिन्होंने अपने विज्ञापनों से जिस तरह कैडबरी, फेविकॉल, काइनेटिक, एशियन पेंट्स जैसे दर्जनों एफएमसीजी उत्पाद घर घर पहुंचाने का काम किया और इसमें इस्तेमाल होने वाली पंक्तियों लोगों की जुबान पर चढ़ाई। इसी तर्ज पर घरों में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पहुंचाकर देश के नागरिकों को पहले दर्शक, श्रोता और आगे चलकर इनका मतदाता बनाने में व्यावसायिक, राजनीतिक और तौर पर भरपूर सहयोग दिया। पीयूष पांडे की कंपनी सोहा स्क्वाड ने रेडियो टीवी के लिए तकरीबन 200 विज्ञापन तैयार किए। 200 एक एक विज्ञापन के लिए 15 लाख रुपए चार्ज किए। पांडे को पहले तो यह अंदाजा नहीं था कि 5 लाख में दम तोड़ देने वाली पार्टी एक एड फिल्म के लिए 15 लाख देने के लिए तैयार हो जाएंगी और समय से भुगतान कर भी देगी। रजत शर्मा की फेक न्यूज। यहाँ इस लेखक ने इसे 92 नंबर पृष्ठ पर अंकित किया है। लिखा है, क्या टीआरपी मुक्त रामराज की कल्पना संभव है? 18 फरवरी 2020 को इंडिया टीवी के मशहूर प्राइम टाइम शो आज की बात, जिसे स्वयं रजत शर्मा ने पेश करते हैं, में एक 3D वीडियो दिखाया गया जिसे विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर मॉडल बताया गया था। लगभग 30 मिनट इस लंबे वीडियो में चैनल ने अपना एक्सक्लूसिव बताते हुए चलाया कि इसी वीडियो के आधार पर चैनल ने पूरा नैरेटिव तैयार कर दिया कि विश्व हिंदू परिषद किस तरह से मंदिर बनाने जा रही है। इस संबंध में न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट के बसंत कुमार ने स्टोरी की और पाया कि इंडिया टीवी के इस एक्सक्लूसिव पर चोरी का आरोप है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जयपुर के रहने वाले 23 वर्षीय नंद किशोर सिंह ने अपना वीडियो इसे बताते हुए
कहा है कि नंद किशोर एनिमेशन आर्टिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ हाउ नाम से यूट्यूब चलाते हैं। उसके अनुसार यह वीडियो 30 दिसंबर 2019 को ही यूट्यूब चैनल पर साझा किया था, जिसे इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बताकर प्रसारित किया है। मेरे पास इससे जुड़े सारे साक्ष्य मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर भी यह वायरल हुआ था। पृष्ठ संख्या 144 पर 11 मार्च 2020 को जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर इसे महामारी का दौरा घोषित किया था, जी न्यूज ने इसे जिहादी चार्ट जारी किया। अपने शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने इस चार्ट को स्क्रीन पर दिखाते हुए जिहाद की नई व्याख्या की। पहले उन्होंने जिहाद के दो भेद किए, कट्टर जिहाद और दूसरा वैचारिक जिहाद। आगे उन्होंने कट्टर जिहाद के अंतर्गत जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद को रखा, जबकि वैचारिक जिहाद के अंतर्गत आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, धर्मनिरपेक्षता का जिहाद। जाहिर है सुधीर चौधरी ने जिहाद के साथ उन सारे शब्दों को शामिल किया जिसे लेकर चैनल लगातार शो करता आया था और जिसका मूल अर्थ इनका उपहास उड़ाना और सत्ता के असहमति को इनके साथ शामिल करना है। इस मामले में यह एपिसोड सुदर्शन टीवी के रमैया से किसी भी रूप से अलग नहीं रहा। सुदर्शन टीवी रमैया के किसी भी बात से अलग नहीं रहा। सुदर्शन टीवी ने तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का परिणाम पर सवाल उठाते हुए यूपीएससी जिहाद का नाम से शो भी किया था, जिस पर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई तक हुई थी। पृष्ठ संख्या 146 पर विनीत कुमार जी ने जो दर्शकों से माफ़ी मांगने की बात कही गई, वो जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों से माफ़ी मांगी है। 9 अप्रैल 2020 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से @अरुणाचल IDIPR ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव अभी तक सिर्फ एक ही मामला आया है। जी न्यूज़ के द्वारा जो रिपोर्ट की गई वो झूठ है और इसमें किसी तरह की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस ट्वीट के साथ ही जी न्यूज़ के उस स्क्रीनशॉट को भी साझा किया गया जिसमें चैनल ने तबलीगी जमात को लेकर गलत बयानी की थी और अपने दर्शकों के बीच यह नैरेटिव सेट करने का काम करते नजर आए कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए ये जिम्मेदार है। हेडर पर लिखा था, जमात की जिद लेगी कितनी जान। नीचे स्लग फ्लैश होता रहा, दिल्ली में तबलीगी जमात का सच देखिए। लिहाजा चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ गई। चैनल की स्क्रीन पर लिखा था, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित सिर्फ एक मरीज की पुष्टि हुई है। मानवीय भूल से जी न्यूज़ पर अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात के 11 लोगों के संक्रमित होने की खबर दिखाई गई है। इस गलती का हमें खेद है। चैनल की ओर से माफ़ी मांगने के साथ ही ट्विटर पर #थू सुधीर THOO थू सुधीर चौधरी थू के साथ अपडेट किया जाने लगा और ये हैशटैग ट्रेंड होने लगा। उस दौरान जी न्यूज़ सहित आज तक, न्यूज़ नेशन, रिपब्लिक भारत ने लगातार फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया। अर्नब गोस्वामी ने तो अपने फ्लैग कार्यक्रम में बताते हैं, जो उस कार्यक्रम का नाम है पूछता है भारत, में कार्यक्रम का शीर्षक ही है, दुनिया भर में जमात ने फैलाया कोरोना। वहीं न्यूज़ नेशन पर दीपक चौरसिया ने जो शो किया जिसका शीर्षक था तबलीगी जमात क्या है, जिसे 19 राज्यों की नींद उड़ा दी है। चौरसिया के एंकर ने लिंक में कहा, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मरकज से जुड़े तबलीगी जमात ने देश भर में कोरोना फैला दिया। तो इस तरह से जी दर्शकों ने से जो माफ़ी मांगी गई जी चैनल के द्वारा, यह काफ़ी सटीकता से इसे लेखक ने अपने इन
पृष्ठों पर काले अक्षरों से छापा है। यह बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम था। लेकिन मेरा मानना है कि इसे जो दर्शक भूल जाते हैं उन्हें यह याद रखना होगा। अब इसमें 227 नंबर पर जब इस पर विनीत कुमार जी ने वो लिखा है कि जब दर्शक बन जाए उत्पादक। मीडिया में उथल फुथल होते हुए देखकर दर्शक ही जब प्रोज्यूमर बन गए। मीडिया में जब कुछ नहीं मिलता है तभी दर्शक जो है, जो जानने के इच्छुक है, वो ख़ास तौर से पुस्तकों को पढ़ना और अलग तरह से अध्ययन करने की बात को सोचते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब पाठक दर्शक बनने लगे प्रोज्यूमर, मैं इसे शब्दशः विनीत कुमार जी के लिखित को ही पढ़ रहा हूँ। साल 2003-2004 में बगदाद पर अमेरिका ने जिस आक्रामक अंदाज में हमला किया और इस देश यानी इराक के नागरिकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा, इन सबसे जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज बगदाद बर्निंग के नाम से ब्लॉग में उपलब्ध है। बगदाद बर्निंग। बगदाद की 24 साल की एक छात्रा ने, जिसके पास पत्रकारिता की न तो डिग्री थी न ही वैधता ट्रेनिंग जैसा कि मेरे पास, युद्ध और तबाही के दौरान ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में जो दुनिया के सामने रखा, उसके बारे में दुनिया ने बड़े न्यूज़ नेटवर्क और उनसे जुड़े पत्रकारों का मानना है कि जो इस काम इस साधारण छात्रा ने किया, वे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और न्यूज़ नेटवर्क के लिए संभव नहीं था। इस छात्रा ने ब्लॉगिंग के जरिए पत्रकारिता और पाठक की परिभाषा बदल देने का काम किया। रिवा वेंड नाम से यह छात्रा अपने ब्लॉग बगदाद बर्निंग पर लगातार जो चिट्ठा पोस्ट करती रही थी, उसकी भाषा, तर्क और युद्ध क्षेत्र के उसके निजी अनुभव ने दुनिया को अपनी ओर खींच लिया। लोग उसकी पोशाक, धार्मिक मान्यता और नागरिकता को लेकर तंज कसे। उसकी पहचान को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी, जिनका जवाब वो अपनी पोस्ट रिवेंडर्स एंड मल्टीपल पर्सनालिटीज में देती हैं। एक चिट्ठे में वो फॉर सेल .इराक शीर्षक का प्रयोग करती हैं। इराक की एक साधारण नागरिक का यह लेखन वहां के नागरिकों के प्रति अमेरिकी मीडिया की ओर से जो स्टीरियोटाइप छवि बनाई गई है, तोड़ने का काम करता है। इसको फिर से सुनिए। मैंने इसमें बताया गया कि इराक की एक साधारण नागरिक का यह लेखन वहां की नागरिकों के प्रति अमेरिकी मीडिया की ओर से जो स्टीरियोटाइप छवि बनाई गई, उसे वह तोड़ने का काम करती है। साथ ही यह बात मजबूती से स्थापित करती है कि अब दुनिया भर के साधारण लोग एक ऐसे माध्यम के बीच जीवन जीने जा रहे हैं जो चाहे तो अपने पाठक, दर्शक की भूमिका से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। यानी इस पुस्तक में कुल मिलाकर के आपको अपनी नज़रों से इस पूरे क्षेत्र को देखने और समझने का एक तरह से ट्रेनिंग देती है। फिर भी मैंने इसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।